माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी। क्वेश्चन नंबर 61 डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल। डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल, माननीय मंत्री जी। डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल, आपका प्लीज आप अपना सवाल पूछिए, आपका सवाल ही रिकॉर्ड पे जाएगा। डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल अपना सवाल पहला पूछिए। डॉक्टर अशोक, आपकी बात ही रिकॉर्ड पे जाएगी। अपना क्वेश्चन पूछिए डॉक्टर अशोक मित्तल जी। क्वेश्चन पूछिए। क्वेश्चन नंबर 61 पूछिए, क्वेश्चन पूछिए पहला। धन्यवाद महोदय, आपने मुझे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे, आपसे दिए। ये मेरा सौभाग्य है कि सांसद के रूप में आज मैं इस महान सदन में पहली बार बोल रहा हूँ और मेरा पहला क्वेश्चन ही इस देश के अन्नदाता किसानों से संबंधित है। जो देश के अन्नदाता है, पंजाब के अन्नदाता है, किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने का लक्ष्य था और स्वास्थ्य मंत्री जी ने बताया कि एमएसपी एक विशेष हिस्सा है। मेरा मंत्री जी से प्रश्न है कि सरकार ने कुछ दिन पहले एक समिति गठित की थी एमएसपी के सपोर्ट प्राइस के लिए, लेकिन उस समिति में पंजाब को कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दी। धन्यवाद। पंजाब सरकार को कोई रिप्रेजेंटेशन धन्यवाद अशोक जी, आपका सवाल हो गया। जानना चाहूंगा अशोक कि उसका गठन करने का क्या मंत्री जी जो सदस्य ने क्वेश्चन पूछा है इसके अनुसार इन्होंने एमएसपी की जो और जिस तरह से इन्होंने कहा कि एक कमेटी गठित करने की बात कही है और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो कमेटी की बात कही थी, तो मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि कमेटी का गठन कर दिया गया है और उस कमेटी के अंदर किसान प्रतिनिधि भी हैं और उसमें राज्य सरकार के भी प्रतिनिधि है, एग्रीकल्चर के एक्सपर्टीज लोग भी हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी भी हैं, जो आने वाले समय में हमारे जो किसानों के लिए एमएसपी के अंदर इस तरह से नया सुधार किया जाए और इसके साथ ही इंटीग्रेटेड फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग के ऊपर किस तरह से हम आगे जाकर देश के किसानों को बढ़ा सकें, इस दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कमेटी का गठन किया गया है, जो आने वाले समय में किसानों के लिए वो सारे रिफॉर्म है जिनको लेकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इस दिशा के अंदर इस कमेटी का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान आने वाले समय में। डॉक्टर अशोक जी, आपका दूसरा सवाल संक्षेप में पूछे। माननीय सदस्य जो वेल में खड़े हैं, मेरा आग्रह अपनी सीट पर जाए। प्ले कार्ड लेकर के हाउस के वेल में खड़ा होना नियम के विपरीत है। प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। क्वेश्चन और बहुत महत्वपूर्ण है, चलने दीजिए। माननीय सदस्य पूछिए। पंजाब के किसानों की स्थिति चिंताजनक है। हमारे राज्य के कृषि मंत्री ने भारत सरकार के मंत्री से मुलाकात की और एक पैकेज का आग्रह किया। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि भारत सरकार ने उस पैकेज के बारे में क्या सोचा ताकि किसानों की स्थिति को बेहतर करने के लिए, डबल बंदी की समस्या को हल करने के लिए, बॉर्डर एरिया फार्मर्स की समस्या को हल करने के लिए, वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स की समस्या को हल करने के लिए उसमें उचित प्रावधान किए जा सके। थैंक यू। माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने स्पेसिफिक कुछ पूछा नहीं है कि कौन सी पैकेज की बात है, लेकिन फिर भी हमारी सरकार है वो किसानों के लिए कमिटमेंट है और उसके ऊपर सरकार काम कर रही है। और जैसा कि किसानों के लिए पूरे देश भर के अंदर किसानों के कृषि का बजट बढ़ाया है और किसानों के 10,000 FPO बनाए जा रहे हैं और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाए जा रहे हैं और इसके साथ ही राज्य सरकार के जो कृषि मंत्री है उनके साथ में हमने बैठकर मीटिंग भी की है, जितने भी है। अभी हाल ही में बेंगलोर के अंदर एक अधिवेशन हुआ जिसके अंदर पूरे देश के कृषि मंत्री भी उसमें उपस्थित हुए और उन्होंने प्रपोजल दिए, उनके आधार पर आगे कृषि के लिए काम किया जाएगा। लेकिन पंजाब की ओर से उसमें निश्चित रूप से किसानों के लिए
इन्होंने स्पेसिफिक पूछा है, तो मुझे बताता है कि जो भी देश भर में कृषि की जितनी भी योजनाएं चल रही है उनमें पंजाब के किसानों को भी उतना ही जो उसके हिस्से के अनुसार उनको लाभ मिलना चाहिए वो मिल रहा है। और वैसे देखा जाए तो कृषि है वो राज्य का विषय होता है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत सरकार किसी भी प्रदेश के साथ में के अलावा कोई और बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है। निश्चित रूप से मुझे कहना कोई और बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है। इनकम बढ़ाने के लिए हर संभव वो प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो तो 1 लाख करोड़ रुपए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का प्रावधान किया गया है और साथ ही 10,000 FPO बनाए जा रहे हैं। और जिस तरह से फूड प्रोसेसिंग और उसके लिए किसान अपना खुद का उत्पाद स्थापित करें, खुद की सॉर्टिंग ग्रेडिंग यूनिट लगाए और मेडिसिन फसल को बेचे, इस आधार पर सरकार काम कर रही है। और मुझे इसमें पूर्ण संतुष्टि है कि किसानों के लिए भारत सरकार और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो किसानों के इनकम बढ़ाने का लक्ष्य लिया उसको हम लगातार प्रयास करके उसको पूरा करने का। थैंक यू। माननीय सदस्य, कृपया अपनी सीट पर जाए, वेल से आप प्लीज जाए। आप वेल में एक मिनट आप 1 मिनट संजय जी, 1 मिनट प्लीज आप एक तो कृपया डिक्टेट न करें, आप अपनी सीट पर जाएं। और महंगाई के बारे में ऑनरेबल चेयरमैन ने क्लियर कर दिया, ऑनरेबल चेयरमैन को क्लियर करने के बाद मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। प्लीज डॉक्टर अनिल बोंडे। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से प्रश्न पूछना चाहता हूं कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में राज्य के आदिवासी क्षेत्र में जंगल उठाकर खेती की जाती है, उसके लिए उन्हें जमीन के पट्टे खेती करने के लिए सरकार द्वारा प्रदान करती है, उसमें उनकी न्यूनतम आय होती है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्य के आदिवासी किसानों को उनकी आय बढ़ाने के हेतु वन खेती एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए सरकार द्वारा क्या विशेष प्रावधान नियोजित है? माननीय सभापति महोदय जी, माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है और उन्होंने जैसा कि एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में पूछा और स्कीमों के बारे में जानकारी चाहिए, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि एग्रो फॉरेस्ट्री के अंदर जो बाम्बू है उसको पहले नहीं लिया गया था, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा निर्णय हुआ कि जो बाम्बू है उसको एग्रो से हटाकर एग्रीकल्चर में लिया और एग्रो उसके अंदर बाम्बू मिशन के तौर पर भी प्रारंभ किया गया है और साथ ही हर मेड़ पर पेड़ लगे, इस दृष्टि से भी सरकार की स्कीम है जिसमें किसानों को सपोर्ट हर मेड़ पे पेड़ के अंदर सहयोग किया जाता है। और हमारे यहाँ पर जैसा कि मेडिसिनल प्लांट भी है जो कि फॉरेस्ट के अंदर होते हैं, उसके लिए भी स्पेशल स्कीम चलती है और ICR के द्वारा भी लगातार ये प्रयास किया जाता है कि उस फॉरेस्ट के अंदर ऐसी कौन सी क्रॉप है जिससे कि किसान को उसके अंदर लाभ मिल सके। इस दृष्टि से लगातार रिसर्च भी हो रहा है और मुझे लगता है कि ऐसे जो क्षेत्र के जहाँ पर माननीय सदस्य ने जो क्षेत्र की बात की है, ऐसे पूरे देश भर के अंदर जहाँ भी क्षेत्र है वहाँ पर वहाँ के किसानों के लिए निश्चित रूप से सरकार है वो इसको लेकर कटिबद्ध है और सरकार है वो इसको लेकर काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि इसमें जो पट्टेदार किसान है उन किसानों को भी चाहे किसान सम्मान निधि का पैसा हो तो वो भी दिया जा रहा है और दूसरी भी जो स्कीम है उन स्कीमों के साथ में चाहे वो फसल बीमा योजना है, चाहे किसान क्रेडिट कार्ड योजना है, उनके साथ भी उन किसानों को जो पट्टेदार किसान है और उनको भी इसका लाभ सरकार के द्वारा अवेलेबल करवाया जा रहा है। माननीय जावेद अली खान साहब, आपका सवाल ही रिकॉर्ड पे जाएगा। माननीय BP बैसे जी, प्लीज। Chairman sir, thank you very much for allowing me this position, sir. Assam and Northeastern region is a hub for organic cultivation, organic farming. Honorable Prime Minister always given importance to the organic cultivation in Assam and Northeastern region, sir. So I like to ask Honorable Minister, is the government of India decided
to provide more budgetary allocation for organic cultivation and organic farming Assam and Northeastern region. माननीय उपसभापति जी, बहुत ही अच्छा सवाल है। जिस तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग की बात की गई है, पूरे देश के अंदर इस विषय को लेकर चिंता भी है कि जिस तरह से पेस्टिसाइड और यूरिया डाल के और जिस तरह से किसान खेती करे, उसका इफेक्ट भी अन्य जो व्यक्ति हैं उनके ऊपर भी पड़ रहा है। इसको लेकर हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने नेचुरल फार्मिंग के लिए भी अलग से बजट की व्यवस्था की है और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए उसके अंदर स्कीम भी है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जो किसान उसके साथ जुड़ना चाहते हैं उनके लिए लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन के तहत भारत सरकार की ओर से लार्ज एरिया के अंदर उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है और उस पूरे एरिया को ऑर्गेनिक जोन घोषित कर दिया जाता है, ताकि उन किसानों को ऑर्गेनिक का जो फायदा मिलना चाहिए वो ऑर्गेनिक का मिलता है। इसके साथ ही लगभग 50,000 रुपये ऐसे किसान को दिए जाते हैं जिसके अंदर उनको 31,000 रुपये उनके अकाउंट में डायरेक्ट जाते हैं और 19,000 रुपये उनको ट्रेनिंग और उसके लिए अवेलेबल करवाया जाता है। इसी तरह से नेचुरल फार्मिंग के ऊपर भी सरकार लगातार इसको बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रही है और अभी हमने ICAR के द्वारा भी एक सेमिनार भी कराई और इसमें जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन साइंटिस्टों को भी एक इसकी ट्रेनिंग देने का प्रावधान किया कि नेचुरल फार्मिंग के किस तरह से खेती की जा सके। और इसके साथ ही वहाँ पर हम जो हमारी ICAR का जो लैंड है उस लैंड के अंदर भी ट्रेनिंग के लिए 25% लैंड के ऊपर हमने ये प्रावधान किया है कि वहाँ पर नेचुरल फार्मिंग की खेती करें ताकि वहाँ पर किसान आकर ट्रेनिंग ले सके। इस दृष्टि से लगातार प्रयास करके और नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से 12,000 रुपये उस किसान को भी अवेलेबल कराने की और इस स्कीम के तहत देने का प्रावधान है। तो मुझे लगता है कि इस तरह से करने से जो नेचुरल फार्मिंग का एरिया भी और प्राकृतिक खेती का एरिया भी लगातार बढ़ रहा है और लोगों का भी उनके प्रति प्राकृतिक खेती के और ऑर्गेनिक खेती के प्रति रुझान भी बढ़ा और स्कीम का भी लाभ ले रहे हैं। डॉक्टर DP वत्स। माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि एग्रीकल्चर कमोडिटीज का एक्सपोर्ट बढ़ा है, यानी कि 42 मिलियन US$ से बढ़ के करीब $60 मिलियन हो गया है। इसमें कौन सी कमोडिटीज एक्सपोर्ट की गई हैं? क्या सरकार को फीडबैक मिला है जहां हमारी कमोडिटीज गई है उन देशों ने इसको पसंद किया है और आगे सरकार क्या करना चाहती है एक्सपोर्ट इंक्रीज करने के लिए? थैंक यू। माननीय उपसभापति महोदय जी, कृषि के अंदर एक्सपोर्ट जिस तरह से लगातार बढ़ रहा है तो विश्व के दूसरे देशों के अंदर ही भारत की जो एग्रीकल्चर है या भारत का जो प्रोडक्ट है, चाहे वो हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्ट है या अन्य प्रोडक्ट है, उसके प्रति एक रुझान आया और उसके ऊपर विश्वास जगा है और उसी का परिणाम है कि लगातार एक्सपोर्ट है वो हमारा बढ़ता जा रहा है और लगभग 50 बिलियन US$ वो इस बार एक्सपोर्ट हुआ है। तो ये लगातार बढ़ा है और उसके अंदर कई ऐसी फसलें हैं जिसमें एक लिस्ट अगर ये माननीय सदस्य कहना चाहेंगे तो अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो पूरी लिस्ट में माननीय सदस्य को अवेलेबल करवा दूंगा जिन के माध्यम से वो जो फसलें हैं जिनका एक्सपोर्ट के अंदर लगातार बढ़ रहा है और उसके लिए विशेष सरकार के द्वारा कि किसानों को ट्रांसपोर्ट के लिए भी सुविधा अवेलेबल करवाई जाए, चाहे उसके लिए सरकार की तरफ से उड़ान योजना के तहत भी किसान उड़ान के तहत भी सपोर्ट किया जाता है और प्रोसेसिंग और सॉर्टिंग ग्रेडिंग सबके लिए व्यवस्था की जा रही है। माननीय मंत्री जी, संक्षिप्त जवाब के लिए एपेडा जो हमारी एजेंसी है, एपेडा के द्वारा इसकी पूरी मॉनिटरिंग की जाती है। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 62, डॉक्टर कन्नी मोजी, NVN सोमो। डॉक्टर कन्नी मोजी, प्लीज। माननीय मंत्री जी, फर्स्ट सप्लीमेंट्री। Thank you, sir. Sir, I would like to know from the Honorable Union Minister whether the Union government received any complaint against the then AIADMK-led government in Tamil Nadu for the deliberate attempt to change in the tender documents to suit specific companies in spite of two top IAS officers refused to accept and sign the changes made in the tender documents,
And if so, any legal action was taken against those who were responsible for the inordinate delay in execution of the BharatNet project in Tamil Nadu. So my next question is, I would like to know from the Honorable Minister. One question, madam, only one. Then next time. ऑनरेबल चेयरमैन साहब, कृपया सवाल पूछ रहे हैं मेंबर्स को जाकर ऑब्जेक्ट न करें, न उनका चेहरा रोके, उनके भी फंडामेंटल राइट्स हैं, प्लीज। ऑनरेबल चेयरमैन साहब, the BharatNet project is implemented by the state government in Tamil Nadu. So there are about 8 states in which the state governments wanted to implement the project as per their own protocol. Tamil Nadu was one of them, and Tamil Nadu was given this as per one MOU. This entire responsibility was given to the government of Tamil Nadu. How they implement it, they have to devise their own way. If there is any problem regarding any particular tender conditions, terms and conditions, it is up to the state government to decide those terms and conditions, and they can take their action against any particular officer if they have found any officer guilty of this. It is within their jurisdiction to take the action, sir. Second supplementary. Dr. Kanimoji ji, second supplementary. Sir, I would like to know from the Honorable Minister whether the Union government has issued any strict orders for the inordinate delay due to the irregularities during the previous AIADMK government in Tamil Nadu, and why the Union government silently witnesses the wrongdoings of the erstwhile AIADMK-led government in Tamil Nadu with regards to the execution of the BharatNet project, which is very important for the development of people in rural areas and remote villages. Thank you. Again, sir, we are a federal government. Our constitution puts us in a federal structure in which if any state government wants to execute a particular program, then the state government has to decide how to do it, how to decide the terms and conditions, how to decide the framework of execution. It is a structure in which the state has taken the prominence. If there is any particular action which needs to be taken, it is the state government which has to take the action, sir. Thank you. No supplementary on this question. Question number 63, modernization of railway stations in Rajasthan. Shri Neeraj Dangi. प्लीज आप सीट पर जाएं, आपके मेंबर्स पूछने दें। माननीय मंत्री जी, टेबल ऑफ द हाउस। आप सवाल नहीं पूछना चाहते नीरज जी, आपका सवाल है ये। 2 सप्लीमेंट्री आप पूछ सकते हैं। आप बेल में खड़े हैं, मैं अनुरोध कर रहा हूँ, जाइए अपने कलीग से आग्रह करिए कि आपको सवाल पूछने दें। सवाल पूछना आपका अधिकार है। माननीय नरेश बंसल जी, माननीय नरेश बंसल, माननीय नरेश बंसल, प्लीज। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ उत्तराखंड में रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण की क्या स्थिति है और वो कौन से कारण हैं जिसके कारण समय से आधुनिकीकरण उत्तराखंड रेलवे स्टेशन पर नहीं हो रहा है। सभापति जी, ये प्रश्न राजस्थान के स्टेशन के बारे में है। माननीय सांसद महोदय ने जो उत्तराखंड के स्टेशन के बारे में प्रश्न पूछा है, साथ में बैठ के कभी भी आपसे चर्चा कर सकते हैं। थैंक यू। प्रोफेसर मनोज कुमार झा जी, मनोज कुमार झा जी, ये क्वेश्चन राजस्थान रेलवे के मॉडर्नाइजेशन के बारे में। प्रोफेसर मनोज कुमार झा, प्लीज पुट योर क्वेश्चन। माननीय उपसभापति महोदय, मेरा सवाल इस विषय के संदर्भ में माननीय मंत्री जी से है कि ये जो सीनियर सिटीजन्स की रियायती टिकटें खत्म कर दी गई हैं, इस प्रकार का प्रहार रोकने की कोई कोशिश क्यों नहीं हो रही है? ये क्वेश्चन राजस्थान रेलवे मॉडर्नाइजेशन से है। माननीय मंत्री जी चाहे तो जवाब दे सकते हैं, ये उन पर निर्भर। जुगल सिंह लोखंडवाला। माननीय मंत्री महोदय से मैं पूछना चाहता हूं कि जिस तरह राजस्थान के अंदर क्वेश्चन राजस्थान पर होना चाहिए। राजस्थान से ही गुजरात की बॉर्डर के पास वाला ही है सर, तो वो ट्रेन वहां से जाती है, तो उसी आदर्श स्टेशन गुजरात के अंदर कितने बनाए गए वो मैं जानना चाहूंगा माननीय मंत्री जी से। माननीय सभापति महोदय,
राजस्थान के स्टेशन से संबंधित है, लेकिन जिस तरह से प्रश्न आ रहे हैं मैं आपके जानकारी में लाना, आपके जरिए से सभी मान्य सदस्यों की जानकारी में लाना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने रेलवे के सभी स्टेशनों के विकास के लिए एक बहुत बड़ी योजना शुरू की। आपने देखा, सभी ने देखा कि करीब करीब आज देश भर में सभी स्टेशन पहले से साफ सुथरे हैं, पहले से बेहतर कंडीशन में। अब 3 स्टेशन को बहुत ही बड़े योजनाबद्ध तरीके से उनका मॉडर्नाइजेशन किया गया है। इसी समय पर विश्वेश्वरैया टर्मिनल बैंगलोर में और रानी कमलापति स्टेशन भोपाल में, इन तीनों स्टेशन से जो लर्निंग्स आई, उसके बाद में बड़े स्केल पे रेलवे स्टेशन का मॉडर्नाइजेशन रीडेवलपमेंट हो रहा है। और माननीय सभापति महोदय जानकर खुशी होगी कि एज ऑन टुडे 46 टेंडर स्टेशन के रीडेवलपमेंट हो चुके हैं, काम चालू होगा, फील्ड में काम चालू हो गया है। बहुत बड़े पैमाने पे स्टेशन का रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है। इसके साथ ही साथ 386 स्टेशन, 386 स्टेशन का मास्टर प्लानिंग का काम चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री का विजन है कि स्टेशन सिटी का सेंटर बने, सिटी की जो लाइफ है, सिटी का जो इकोनॉमी है, उसका एक सेंट्रल हब बने। और कई जगह जहाँ पे शहर के दोनों तरफ, स्टेशन के दोनों तरफ शहर डेवलप हुए, वहाँ पे दोनों तरफ के शहर के हिस्सों को जोड़ने का माध्यम बने। तो इस भावना के साथ बहुत ही अच्छे डिज़ाइन से हर एक रीडेवलप्ड स्टेशन में एक रूफ प्लाजा बन रही है प्लेटफॉर्म के ऊपर, जिससे कि शहर के अंदर एक नई कॉमर्शियल स्पेस, एक नई लिविंग स्पेस क्रिएट होती है। उस पूरी भावना के साथ स्टेशन का रीडेवलपमेंट चल रहा है। तो माननीय सदस्यों में अपने अपने राज्य में जिनको भी कोई जिज्ञासा हो, मेरे से कार्यालय में आके मिले, जरूर उनके राज्य के विषय में मैं जानकारी दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 64 माननीय नरेश बंसल जी। माननीय मंत्री जी, क्वेश्चन नंबर 64। थैंक यू। फर्स्ट सप्लीमेंट्री नरेश बंसल जी, पहला सवाल। अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले अपने कॉमर्स मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल जी को बधाई देता हूं कि उनके नेतृत्व में $400 बिलियन का एक्सपोर्ट टारगेट हमने क्रॉस किया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उस निर्यात में उत्तराखंड फार्मा ऑटोमोबाइल इसका हब है, तो फार्मा एग्रीकल्चर ऑटोमोबाइल का उस निर्यात में क्या योगदान है और सरकार की नीति उसको बढ़ाने की क्या है? माननीय सदस्य जी को आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि आज हमारा देश ट्रेड और कॉमर्स में एक्सपोर्ट की दृष्टि से एक बहुत बेहतर दौर से गुजर रहा है। जो हमारा 2021-22 में मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट रहा या सर्विसेज एक्सपोर्ट रहा, वो रिकॉर्ड हाई परफॉर्मेंस रहा। हमारा मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट करीब $422 बिलियन का रहा। हमारा सर्विसेज एक्सपोर्ट 254 बिलियन का रहा। यानी कुल मिलाकर सर्विसेज और मर्चेंडाइज $675 बिलियन। तो इस तरीके से हमारी एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन हो रही है। फार्मास्यूटिकल, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स एक ऐसा सेक्टर है जो हमारे एक्सपोर्ट में, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में एक बहुत मेजर सेक्टर है। और 2021-22 में जो हमारे ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल का एक्सपोर्ट रहा है, वो लगभग 24,605 मिलियन का रहा है। सो दिस इज वन ऑफ द मेजर प्रोडक्ट सेक्टर्स ऑफ एक्सपोर्ट्स। जहाँ तक उत्तराखंड की बात माननीय सदस्य ने की है, ये एक ऐसा राज्य है जहाँ लगभग 13 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनके अंदर फार्मास्यूटिकल्स या इसके अलावा जो ऑटोमोबाइल और एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स की इन्होंने बात की, प्रोडक्ट्स की बात की, वो काफ़ी तादाद में उसका प्रोडक्शन होता है। इसके लिए हमारी सरकार ने एक नई पहल की है जिसका आह्वान माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। यानी देश के कोने कोने जिले के अंदर जो उसकी यूनिक स्पेशलिटी है, जो एक अलग किस्म का प्रोडक्ट या उसकी स्पेशलिटी है, उसको एक्सपोर्ट की दृष्टि से प्रमोट करने के लिए हम हर केंद्र बनाने की पहल कर रहे हैं। तो माननीय सदस्य के राज्य उत्तराखंड में भी हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारी कोशिश है कि हम एक डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट डेवलप करें। उसमें एक डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी स्पेसिफिक एक्सपोर्ट प्लान बनाया जा रहा है, जो भी एक्सपोर्ट पोटेंशियल वाले प्रोडक्ट्स
मंत्री। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार की 2 स्कीम थी, MEIS और SEIS, जो अब बंद हो गई है। इसके अंतर्गत जो पुराने क्लेम्स हैं इंडस्ट्री के, क्या उनका सेटलमेंट हो गया है? कब तक हो जाएगा यदि नहीं हुआ तो? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय कि हमारे जो भी जो हमारी पुरानी लेगेसी स्कीम थी, जिसमें अनेक स्कीम्स थी, MEIS भी थी, SEIS भी थी, इसके अलावा ROSCTL और टारगेट प्लस, ऐसी तमाम स्कीम्स थी। इनके ड्यूज को सेटल करने के लिए सरकार ने 56,027 करोड़ 56,027 करोड़ की घोषणा फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए की थी। और ये सारे अलग अलग अमाउंट जो था, इसका ब्रेकअप था हर स्कीम के लिए। जैसे हमारी MEIS स्कीम के लिए इसमें से 33,010 करोड़ का था एलोकेशन, SEIS के लिए 10,002 करोड़ का था, ROSCTL के लिए 5,286 करोड़ का था। इस तरीके से हमारी तमाम स्कीम्स के सेटलमेंट इस 56,027 करोड़ के अमाउंट से किए जा चुके हैं। और फाइनेंशियल ईयर हमारे 22-23 के लिए 9,304.3 करोड़ का प्रावधान सरकार ने पुराने क्लेम्स के सेटलमेंट के लिए कर दिया। थैंक यू। माननीय कामाख्या प्रसाद तासा। थैंक यू सर, आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं मंत्री जी श्री पीयूष गोयल जी को धन्यवाद देता हूँ कि उसका टेन्योर में एक्सपोर्ट बढ़ा भी है। मैं मंत्री जी से मैडम से जानना चाहता हूँ, नॉर्थ ईस्ट से बेसिकली लंदन, फ्रांस, दुबई, जर्मनी इस काउंट्री में वेजिटेबल्स ज़्यादा एक्सपोर्ट होते हैं। इसके लिए 2 प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं जो एक्सपोर्टर्स है। एक है यहाँ पर लेबोरेटरी नहीं है, जो लेबोरेटरी के लिए दिल्ली और दूसरा जगह पे आना पड़ता है, जो बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है इसका एयर फ्लाइट का जो कैरियर चार्जेस है बहुत ज़्यादा है। इसके लिए मिनिस्ट्री ने कुछ सोचा है क्या, एक लेबोरेटरी स्थापन करने के लिए? सेकेंड है कैरियर का जो फेयर्स है, ये फेयर्स रिड्यूस करने का कुछ व्यवस्था प्रबंधन क्या है क्या मंत्री जी बताएं। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, हालांकि इतना शोर है कि सुनने में बहुत दिक्कत। आपकी बात ही रिकॉर्ड पे जा रही है, सवाल और जवाब ही रिकॉर्ड पे जा रहे हैं मैडम। एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से सवाल पूछा है लेबोरेटरीज के लिए। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहती हूँ कि जो हमारा इनिशिएटिव है डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब, उसके तहत हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्लान बनेगी, उसमें कंसल्टेशन के जरिए ये तय किया जाएगा कि एक्सपोर्ट प्रमोशन के रास्ते में कौन सी अड़चनें हैं या किस किस्म के एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है। और हमारे डिपार्टमेंट की एक स्कीम है ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सपोर्ट स्कीम। इस स्कीम के तहत तमाम राज्यों को और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनको खास तौर से और हिमालयन स्टेट्स को हम इस स्कीम के तहत, जिसकी फाइनेंशियल ग्रांटिंग रेट की जो सीलिंग है वो 20 करोड़ तक है, लेकिन उसमें 80% तक का हम सपोर्ट करते हैं ताकि किसी भी प्रकार का, जैसे आपने टेस्टिंग लेबोरेटरी का जिक्र किया है, ऐसा कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो जरूरी है एक्सपोर्ट को प्रमोट करने की दृष्टि से, उसका उस डिस्ट्रिक्ट प्लान के तहत आइडेंटिफाई करके उसका निर्माण कराया जा सकता है। माननीय सुरेंद्र सिंह नागर जी। सभापति जी, जो माननीय मंत्री जी ने रिप्लाई किया है उसमें स्पष्ट है कि देश में जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनका एक्सपोर्ट बढ़ा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनको निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या सरकार को इंसेंटिव देने का विचार कर रही है, जिससे देश में उत्पादन करने वाले हमारे करोड़ों किसानों को बेहतर मूल्य मिल सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहती हूँ कि हमारी सरकार अपने एक्सपोर्ट प्रमोशन स्ट्रैटेजी के तहत जो हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, उनको भी बढ़ावा देने के लिए बहुत प्रयास कर रही है। और जिस जनपद से आप, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि उस जनपद के अंदर भी जो डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन प्लान तैयार किया जाएगा, उसमें किसी भी स्पेसिफिक
नरेंद्र मोदी। महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि जो रुपये का डिप्रिसिएशन हो रहा है उसका एक्सपोर्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि रिकॉर्ड 400 बिलियन से ज़्यादा डॉलर के एक्सपोर्ट के बाद जो पहला क्वार्टर है इस साल का उसमें लगातार मॉडरेशन हो रहा है, उसमें गिरावट आ रही है एक्सपोर्ट के अंदर। जो अप्रैल में 30.7% था वो गिरकर जून में 16.8% हो गया, और जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी फर्स्ट क्वार्टर में 70.6 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया है। इसलिए मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि एक्सपोर्ट में जो गिरावट आ रही है फर्स्ट क्वार्टर में और ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है तो रुपये के डिप्रिसिएशन का क्या प्रभाव पड़ेगा एक्सपोर्ट पर? सर, पहले तो मैं माननीय सदस्य जी को कहना चाहती हूँ कि भारत के एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रहे हैं, इंपोर्ट्स भी बढ़े हैं, ट्रेड डेफिसिट है, इससे मैं इनकार नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो धीरे धीरे कम भी होगा। इंपोर्ट्स इज नॉट ऑलवेज अ बैड थिंग, क्योंकि इंपोर्ट्स हमें इसलिए भी चाहिए होते हैं क्योंकि इंपोर्ट्स के माध्यम से हमें बहुत सारा रॉ मटेरियल और बहुत सारे इंटरमीडिएट्स ऐसे भी मिलते हैं जो अल्टीमेटली हमारे एक्सपोर्ट्स में काम आते हैं। जहाँ तक करेंसी डिवैल्यूएशन का प्रश्न है, मुझे लगता है दिस इज अ ब्रॉडर इशू व्हिच द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज ऑलरेडी टेकिंग। Thank you. Question number 65, Honorable Trichu Shivaji. Honorable Trichu Shivaji, not present. माननीय मंत्री जी, First supplementary, Mr. G.K. Vasan. From this August Rajya Sabha House, I am talking as a proud farmer, sir. The farmer community is the backbone of India, sir. In Tamil we say, if the farmers keep the leg in the clay soil only, we can keep our hand in the food. That is the say in Tamil, sir. To the Honorable Minister, I would like to say, there are lakhs and lakhs of farmers in Tamil Nadu cultivating various type of crops. The need of the hour for the state, for their better livelihood is definitely cold storages, sir. Today, 187 cold storages, capacity of 3.95 lakh MT is only, sir, 2015 survey of NABARD. Please be brief. I would like to request the Honorable Minister. You have to put question, Vasanji. New survey has to be done Please, for the Mr. interest of Chandrasekhar Tamil Rao. Nadu. Please, Mr. Chandrasekhar Rao, जाकर आप किसी को बोलने से रोक नहीं सकते. Mr. Chandrasekhar Rao, please, आप किसी को बोलने से. Please. In 2015, there was a survey from NABCON, the required capacity of cold storage in the country. As per the survey, there is a demand for cold storages. Government of India in the last 5 years is encouraged cold storages in the country, sir. That's why the capacity is increased from 2000 around. The capacity was only 318 million metric ton in 2014, sir. Now it is increased to 381 million metric ton in 2022. Thus the capacity of 8,361 cold storages are formed or constructed around the country. Thus now Government of India under the leadership of Modi ji, we launched the Agriculture Infrastructure Fund, sir, and also under MADH scheme and RKVA scheme, Rashtriya Krishi Vikasa Yojana scheme, any state can plan for their development in the state. And district का क्या चाहिए, district को क्या चाहिए, district का आवश्यकता का आधार पर any district can plan for
माननीय कनक मेवला रविंद्र कुमार, but this question relates to Tamil Nadu. Kanak Mevla ji, question relates to Tamil Nadu. Sir, with regard to the with regard to the infrastructure of the agriculture using concern, whether the government allocated, माननीय जो भी सदस्य दूसरे सदस्य को बोलने नहीं देना चाहते या पीछे जाकर के प्ले कार्ड दिखा रही है, गलत है, अपनी सीट पर जाए। कनक मेवला रविंद्र कुमार जी, कुमार जी, to strengthen the agriculture infrastructure in the country, the government has launched agriculture infrastructure fund. Question relates to Tamil Nadu. Yes, sir, I am asking. Yes. First question is country. It's on Tamil Nadu. True, sir. Please. Question number 1 with regard to the country. I am asking about the country. It's about Tamil Nadu. Sir, question number 65 related to country. Country is there. I am asking about the country. Whether the central government can allocate any funds to the state government with regard to the construction of cold storage. Thank you. This question relates to cold storage facility in Tamil Nadu. If Madam wants to reply, she can. Agriculture infrastructure fund, it is allocated to each and every state, sir. They can make use of agriculture infrastructure fund in every state, and also RKVA scheme and MDH scheme in every state. Even Tamil Nadu can make use of this, and also other states can make use of this. And already some 13,000 crore रुपए का ये तो प्रोजेक्ट स्टेट से आया है। अभी बाकी फंड बाकी है सर। बाकी जिलों में भी, राज्यों में भी ये फंड का यूज करने के लिए प्रोजेक्ट आपको मिल सकते हैं। बहुत सारे स्टेट में डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर प्लान नहीं बनाए सर। डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर प्लान बनाना, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजना और इधर से हम इसको सैंक्शन करने के लिए तैयार है सर। और मैं सभी स्टेट को, सभी राज्यों को विनती करती हूँ, आपका स्टेट के, आपका जिला में क्या चाहिए, स्टोरेज चाहिए, क्या वेयरहाउस चाहिए, क्या पैकिंग हाउस, ब्रांडिंग क्या चाहिए, उसका आधार पर आप प्लान बनाइए, उसको भेजिए, हम इधर करने के लिए हम तैयार हैं। क्वेश्चन नंबर 66, माननीय रामनाथ ठाकुर जी, माननीय मंत्री जी। Sir, statement is laid on the table of the house. पहला सप्लीमेंट्री। उप सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि कोरोना के कारण जो ट्रेनें रोकी थी, वहाँ उस स्टेशन पर भारत सरकार मंत्री जी रोकवाने का काम करेंगे? माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, ये विषय बार बार सदन में भी उठा है, सदन के बाहर भी उठा है। स्पष्ट तौर पे इसको समझाना चाहूँगा। अगर रेलवे है, रेलवे में मेंटेनेंस अगर करना होता है, वो मेंटेनेंस रोड के कंपैरिजन में अलग तरीके से होता है। रोड में जब भी मेंटेनेंस करते हैं तो एक साइड में डाइवर्जन दिया, उस डाइवर्जन से गाड़ियाँ जा सकती हैं। रेलवे में ट्रैक्स की मेंटेनेंस के लिए ट्रेन को रोकने की जरूरत पड़ती है। इसके कारण जिस तरह से स्टॉपेजेस दिए गए थे पहले काल में, 2019 में एक बड़ी एक्सरसाइज ली गई IIT मुंबई के साथ मिलकर, जिसमें रेलवे को 24 घंटे में से 3 घंटे का मेंटेनेंस का जो पीरियड चाहिए वो पीरियड मिले, उसके हिसाब से पूरे के पूरे टाइम टेबल को रीड्राफ्ट किया गया। उसके कारण देश भर में करीब 9,500 के आसपास स्टॉपेजेस निकालने पड़े। अध्यक्ष सभापति महोदय, कई बार कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कुछ कड़े डिसीजन लेने पड़ते हैं। ये भी एक ऐसा कड़ा डिसीजन लिया गया था जिसके कारण आज रिजल्ट हमारे सामने है। जो पंक्चुअलिटी, ट्रेन की पंक्चुअलिटी 60-65% होती थी, वो आज 85 से 90% पे पहुँच गई है। यानी करीब सारी ट्रेन आज ठीक टाइम पे चलने लगी है। साथ ही साथ
जिस तरीके से रेलवे का मेंटेनेंस की कमी हो रही थी, उसके कारण एक्सीडेंट्स बढ़ रहे थे, आज मेंटेनेंस ठीक टाइम से होने के कारण पैसेंजर्स की सेफ्टी भी बढ़ी है। तो ये उस सारी एक्सरसाइज का परिणाम है अध्यक्ष जी, सभापति महोदय। ये एक कड़ा डिसीजन है, लेकिन उसके कारण देश में पैसेंजर्स की सेफ्टी भी बढ़ी है और पंक्चुअलिटी भी बढ़ी है। दूसरा सप्लीमेंट्री माननीय रामनाथ जी, में कोई गड़बड़ी नहीं है, इस मंडल में कोई गड़बड़ी नहीं है, इस मंडल में रुकवाने की जरूरत है कि नहीं इसलिए हम चाहेंगे आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना जहाँ ट्रैक में गड़बड़ी नहीं है उन मंडल के स्टेशन पर ट्रेन रुकवाने का काम करेगी। माननीय सभापति महोदय, ट्रैक में गड़बड़ी या नहीं गड़बड़ी ये विषय नहीं है। ट्रैक को लगातार मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है। लाखों रेलवे ट्रैकमैन रोजाना सुबह उठ के पूरा किट लेके सामान अपने कंधे पे लाद के डेली 8-9 किलोमीटर का ट्रैक का इंस्पेक्शन करते हैं। अगर ये इंस्पेक्शन नहीं हो, अगर डेली ट्रैक का रिपेयर मेंटेनेंस नहीं हो, तो क्या परिस्थिति होगी हम ये सब समझ सकते हैं। इसीलिए ट्रैक में कोई वन टाइम गड़बड़ी की बात नहीं है सभापति महोदय, ये डेली रेगुलर मेंटेनेंस का प्रश्न है और उसको हमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। माननीय राकेश सिन्हा महोदय, मैं पहले रेल मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कई ऐसे रेलवे स्टेशनों का जीर्णोद्धार हुआ है जो दशकों से बुरी स्थिति में था, लेकिन इसके साथ में एक सवाल है, क्या बेगूसराय को एक इंडस्ट्रियल सिटी की तरह ट्रीट किया जाएगा? उसे एक जिला के रूप में देखने से ऐसे अनेक ट्रेन जो औद्योगिक क्षेत्र में रुकना चाहिए वो नहीं रुक पा रहे हैं। तो मेरी मांग है मंत्री जी से कि कलकत्ता से बेगूसराय और बेगूसराय से दिल्ली की 2 ट्रेनों को रोकने की व्यवस्था की जाए और उसके साथ ही साथ दनौली फुलवरिया एक ऐसा स्टेशन है जिसमें कोसी एक्सप्रेस रुका करती थी, जिसमें सैकड़ों छात्र जर्नी करते अपनी शिक्षा के लिए। कोसी एक्सप्रेस को जाएगी। धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, स्टॉपेजेस किस कारण से कम हुए वो मैंने आपको रैशनल सबके सामने रखा। माननीय सांसद महोदय का अगर स्पेसिफिक कोई कारण है, मेरा कार्यालय हमेशा माननीय सांसदों के लिए खुला है। कभी भी शाम को 5-5:30 बजे के बाद में कभी भी कार्यालय में पधारे, जो इंडिविजुअल किसी भी सांसद महोदय का पॉइंट है उसको जरूर हम विचार करेंगे। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 67 श्री प्रभाकर रेड्डी बेमी रेड्डी, माननीय प्रभाकर रेड्डी नॉट प्रेजेंट। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी फर्स्ट सप्लीमेंट्री। Sir, thank you, Chairman sir. On behalf of Prabhakar Reddy, not on behalf of separate question. Thank you. You have right to ask. Thank you, sir. Please. Sir, मेरा क्वेश्चन है मंत्रीवर्य से, the end-to-end computerization of targeted public distribution system operations, including automation of fair price shops, seek to bring transparency and efficiency in the allocation and distribution of highly subsidized food grains to the beneficiaries. I want to ask the Honorable Minister, what is the present status of this scheme in Andhra Pradesh? माननीय मंत्री जी महोदय, अध्यक्ष उपसभापति महोदय, प्रश्नकर्ता हमारे श्री रेड्डी जी ने जो प्रश्न किया है, मैं उसके संदर्भ में बताना चाहूँगा कि भारत सरकार ने पूरी तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो पौष्टिक आहार फोर्टिफाइड राइस को जो उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ये घोषणा किया, उसके तहत हमने 65% ऐसे लोग जो देश में चावल खाते हैं, उनके लिए पूरी व्यवस्था हमने उनकी जनसंख्या को देखते हुए और देश में सर्वाधिक वंचित और जो ऐसे समाज के कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनके लिए जो कुपोषण से शिकार होते हैं, उनको बचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। महोदय, जो प्रश्नकर्ता का मैंने पूरा स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाया, संक्षेप में जवाब दे।
फिर से अगर वो अन्य मंत्री माननीय महोदय सांसद महोदय ने जो पूछा उस संदर्भ में अभी तक टोटल एलोकेशन आंध्र प्रदेश को 43,000 टन का हुआ है, जिसमें से अभी तक उन्होंने 27,590 टन ले लिए, लिफ्टिंग कर लिया है। प्रधानमंत्री पोषण अभियान, ये पहले मैंने ICDS का नंबर दिया, प्रधानमंत्री पोषण अभियान के अंतर्गत आंध्र प्रदेश को 86,526 टन का एलोकेशन हुआ, out of which the lifting under PM Poshan in Andhra Pradesh is 78,378. I'm happy that they are implementing it. We are now looking at converting the entire rice to fortified rice, which is in the interest of the country and will help reduce the incidence of malnutrition. Dr. K. Lakshman. धन्यवाद सभापति महोदय। आपके माध्यम से मंत्री महोदय से मैं पूछना चाहता हूं कि whether this TRS government, is it a fact that miserably failed to distribute the implementation of PDS in Telangana, क्योंकि मोदी जी सरकार देश भर में गरीब के हित के लिए, कोई गरीब भूखा पेट नहीं सोना, 80 करोड़ आबादी को 5 किलो चावल दिया जा रहा है, मगर तेलंगाना के अंदर अप्रैल माह से फ्री राशन बंद किया गया। अगर सही है तो व्हाट इज द एक्शन टेकन बाय द यूनियन गवर्नमेंट टू सी दैट द फ्री रेशन इज रीच टू द पोर ऑफ तेलंगाना पीपल? थैंक यू। माननीय सभापति महोदय, बहुत दुर्भाग्य से ये स्थिति पिछले कुछ महीनों में उत्पन्न हुई, जिसके कारण तेलंगाना ने हमारी जो अन्य योजनाएं उसमें पूरी तरीके से अपना योगदान नहीं दिया। उदाहरण के लिए अब जो प्रश्न चल रहा है राइस फोर्टिफिकेशन का, केंद्र सरकार की, प्रधानमंत्री मोदी जी की इच्छा थी कि बच्चों को, जो हमारी माताएं हैं, उनको ICDS और PM पोषण के अंतर्गत जो चावल मिलता है वो फोर्टिफाइड राइस मिले। इस उद्देश्य से तेलंगाना को 26,180 टन PM ICDS स्कीम के अंतर्गत उठाना था, उसके सामने मात्र 6,544 टन 6544 टन ही उन्होंने उठाया। ऐसे ही PM पोषण के अंतर्गत तेलंगाना को 16,499 टन लेने थे, अभी तक उन्होंने दुर्भाग्य से शून्य चावल फोर्टिफाइड लिया है। ऐसे तो प्रधानमंत्री जी ने संवेदना दिखाते हुए देश के 80 करोड़ लोगों के लिए जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो मुफ्त में राशन दिया, फूड सिक्योरिटी के अतिरिक्त 5 किलो हर व्यक्ति के लिए अतिरिक्त राशन दिया, 25 महीने तक दिया। उसमें भी अप्रैल से जो देना था उसमें तेलंगाना सरकार ने बहुत सुस्ती दिखाई और उसके कारण अप्रैल से वहाँ के गरीबों को अधिक जो अनाज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का मिलना था वो नहीं मिल रहा था। केंद्र सरकार ने इसको बहुत सख्ती से लिया। अब जाके जून महीने का अनाज का वितरण तेलंगाना सरकार ने बड़ी मुश्किल से हमारे बार कहने के बाद शुरू किया। मंत्री जी ब्रीफली, अब हम उम्मीद करेंगे आगे केंद्र सरकार की योजनाओं के साथ जुड़े रहें। मिस्टर GVL Narasimha Rao, please be brief in your question. Sir, I would like to first of all congratulate the Honorable Prime Minister and the Ministry for fortification of the PDS rice to end anemia and malnutrition. Please question. My question to Honorable Minister is, Please do not do this. This is not proper. This is not proper, madam. Please. I will give a privilege notice. If anybody disturbs me. Okay, now, sir, my question to Honorable Minister is,
like the government of Telangana, even in Andhra Pradesh, free ration under Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana had not been given to the people of Andhra Pradesh. I have also written to Honorable Minister in this regard. I would like to know from the Honorable Minister as to what steps the government has taken to ensure the people of Andhra Pradesh also get this benefit. Thank you, sir. Honorable Chairman, sir, we are in dialogue with the government of Andhra Pradesh to ensure that the poor people of Andhra Pradesh also get the rice, the free food grain under the PM-GKY. We are in dialogue with them and we are hopeful that that will start soon. Thank you. Question number 68, माननीय जवाहर सरकार जी. माननीय जवाहर नॉट प्रेजेंट. माननीय मंत्री जी. Is there on the table of that? Supplementary? No supplementary. Sir. Question number 69, माननीय विनय विश्वम जी. On this subject, I think it's a very important subject. This is regarding the wheat stocks of the country. आज पूरे देश और पूरे दुनिया में आज शॉर्टेजेस, आज पूरे देश और दुनिया में फूड इनसिक्योरिटी की चिंता हो रही है. अब ऐसी परिस्थिति में जब पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है, भारत एकमात्र देश है जिसने बड़ा संतुलन रखा. ऐसे में भी अगर हमारे विपक्ष के मित्र तैयार नहीं है कि उसमें चर्चा हो, तो ये तो एकदम बेबुनियाद. माननीय मंत्री जी, सर आपने बेबुनियाद जिस प्रकार से जवाब ये सबका भी अधिकार है. और जब सरकार तैयार चर्चा के लिए तैयार है तो वो लोग अपने जगह पे हमारी मान्यता थी जो कोविड हुआ, वो कोविड के बाद करेंगे ऐसे डॉक्टर अशोक वाजपेयी. इस मुद्दे पर स्पेसिफिक सवाल पूछे आप. माध्यम से फूड ग्रेन्स स्टॉक इन कंट्री जानना चाहूँगा. कोविड जैसी भयंकर महामारी में लगातार 2 वर्ष तक देश की 80 करोड़ जनता को निःशुल्क राशन उपलब्ध कराने के बाद भी आज भी सेंट्रल पूल में 285 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न उपलब्ध है. ये अपने में एक कीर्तिमान है. मैं माननीय मंत्री जी से अपेक्षा करता हूं कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में 2022-23 में गेहूं की खरीद का लक्ष्य क्या है जो सेंट्रल पूल के लिए, क्या विभिन्न राज्यों द्वारा सेंट्रल पूल में जो उनका निर्धारित कोटा है पूरा किया गया है कि नहीं, बताने कृपा करेंगे. माननीय अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष बहुत गर्मी के कारण काफी इलाकों में गेहूं के उत्पादन में कमी आई. इसी के साथ साथ दाम अच्छे होने के कारण कई हमारे किसान भाई बहनों ने अच्छे दामों पे MSP से भी ऊपर अपना उत्पाद को बेचने का उनको मौका मिला. सरकार ने उनको पूरी छूट दी. जहाँ जहाँ किसानों ने सरकार को कहा लेने के लिए हमने पूरा देश भर में उठाया है. उत्तर प्रदेश में भी सब प्रोक्योरमेंट सेंटर चले. जहाँ जहाँ पे लोगों ने, किसानों ने दिया, सरकार ने उठाया अनाज को, और जहाँ जहाँ उनको ज्यादा मार्केट में मिले उन्होंने मार्केट में दिया. इसी परिस्थिति के बावजूद आज 275 लाख टन सरकार के पास है और ये इस देश के गर्व की बात. हमारे अन्नदाताओं ने हमको फूड सिक्योरिटी दी है. उसके लिए मुझे लगता है हम सबने हमारे किसानों को, हमारे अन्नदाताओं को धन्यवाद देना चाहिए. इसी के लिए प्रधानमंत्री जी ने PM किसान योजना लाकर उनको मानदेन भी. लेकिन ये जो व्यवहार जिस प्रकार से विपक्ष के हमारे साथी कर रहे हैं, सर मेजॉरिटी ऑफ द हाउस, आज मेजॉरिटी ऑफ द हाउस चर्चा चाहती है, सरकार भी चर्चा चाहती है. गंभीर विषय है. अभी कोविड का जिक्र हुआ. हमारी माननीय वित्त मंत्री को कोविड हुआ है. कोविड के बाद आएंगी, यहाँ पे सार्थक चर्चा हो, वो सुनना चाहती है उनकी बातें. लेकिन जिस प्रकार से ऐसे में कैसे सार्थक चर्चा हो सकती है. प्लीज अपनी अपनी सीट पर जाएं. माननीय LOP कुछ कहना चाहते हैं. प्लीज बेल में खड़ा होकर अगर आप कुछ कहेंगे तो माननीय LOP ने को बोलने नहीं देना चाहेंगे. आप सभी लोग सीट पर जाएं. माननीय LOP कुछ बोलना चाहते हैं. आप सभी लोग सीट पर जाएंगे तो मैं इजाजत दूंगा. सभी लोग सीट पर जाइए प्लीज.
माननीय एलओपी कुछ कहना चाहते हैं, आप सभी लोग सीट पर जाइए, मैं उनको इजाजत दे रहा। आप बेल में खड़ा रहेंगे, मैं इजाजत नहीं दूंगा। आप बेल में खड़ा रहेंगे, मैं इजाजत नहीं दूंगा। प्लीज आप जाएं, आप प्लीज आप अपनी अपनी सीट पर जाएं। माननीय अपनी सीट पर जाइए। मिस्टर जॉन बेटा, दिस इज नॉट योर सीट, प्लीज। Seats are specified. There are very clear indications and rulings for it. Please. Please, बीच में खड़े ना, अपनी सीट पर बैठ जाए। माननीय एलओपी बोलना चाहते हैं, प्लीज अपनी सीट। प्लीज 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 माननीय एलओपी प्लीज। सर, आप शोर ना करें, माननीय एलओपी को बोलने दें। अगर आप बोलने नहीं देना चाहते हैं, कोई बोलेगा, कमेंट करेगा, फिर दिक्कत होगी। प्लीज एलओपी को बोलने दीजिए, प्लीज। डिप्टी चेयरमैन साहब, हम 5 दिन से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जनता की जनता की समस्याओं को इस सदन के सामने रखने का, ये हम गड़बड़ करना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप क्या क्या गड़बड़ नहीं, आपस में कृपया बात अगर माने लो भी नो प्लीज, नो नो मैं अलाउ करेंगे, नो प्लीज प्लीज नो। आप विषय पर बात करने हैं, करें, आप विषय पर बात करें। आप उनको सिखाइए पहले। मैं सबको कह रहा हूँ, मैं सबसे कह रहा हूँ। एक मिनट बड़े बड़े मैं नम्रता के साथ मैं आप पूरे एक मिनट भाई चुप प्लीज आपस प्लीज प्लीज सर, बड़े नम्रता के साथ हम आपसे अपील करते हैं कि हम दूसरा कुछ आपसे मांग रहे हैं। रूल 267 के तहत ही माननीय एलओपी साहब, जिस पर चेयरमैन साहब ने सुबह में रूलिंग दे दी है, मैं नहीं दे सकता। आप जान सकते हैं, चेयरमैन साहब ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। अरे वो सेंटेंस तो कंप्लीट। चेयरमैन साहब ने स्थिति स्पष्ट कर दी 267। देखिए, अगर 267 के मुद्दे को आप उठाना चाहते हैं तो मैं उसकी इजाजत नहीं दे सकता। प्लीज आप इजाजत दो या मत दो प्लीज, लेकिन प्लीज हम ये चाहते थे कि 267 और आपने ये कहा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में 176 के तहत हम चर्चा में ले सकते हैं, लेकिन इसका 176 तो, लेकिन आप जब 267 और 176 का फर्क तो जानते ही हैं। ये फर्क अंतर इसीलिए है कि 267 में तो सभी बिजनेस को स्टॉप करके, माननीय चेयरमैन साहब ने इस पर इंस्ट्रक्शन दे दिया है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, उनका फाइनल है। हाउस स्टैंड, हाँ प्लीज नो प्लीज, तरीके से चर्चा के लिए तैयार है। सरकार चर्चा चाहती है। हमारे वित्त मंत्री को कोविड हुआ है, आप दोनों चर्चा चाहते हैं तो आप तय कर लीजिए। चेयरमैन साहब ने कहा है पक्ष विपक्ष बैठकर आप चर्चा के लिए तय कर लीजिए, इसमें अगर चेयर का कोई हाथ नहीं है। विपक्ष तैयार है, हम भी तैयार है, इसमें चर्चा हो और प्लीज आपस में बात, मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ, आप भी बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, दूसरों को बोलने दीजिए प्लीज। आप आपस में बात न करें प्लीज। और जो बातें मैं अगले क्वेश्चन पे जाऊंगा। श्री विनय विश्वम जी, श्री विनय विश्वम जी, क्वेश्चन नंबर 69 प्लीज। क्वेश्चन नंबर 69 मिस्टर विनय विश्वम, मिस्टर विनय विश्वम, मिस्टर विनय विश्वम नॉट प्रेजेंट। माननीय मंत्री जी, now the house stands adjourned till 2:30 p.m.